हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि विज्ञान का, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 25 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 27 फेब को आपका साइंस का जो एनुअल एग्जाम है यानी कि फाइनल एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए आपके पास में अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपकी इतनी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आप सभी बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पता चल जाएं बच्चों जो कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हो बल्कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो और रिपीटेड क्वेश्चंस हो जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं बच्चों तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से सॉल्व करवा के समझाऊंगा। इतना ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन हिंदी वीडियो में तो आपको मैं समझाऊंगा ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे भी जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों, आई बटन में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो भी हम आपको 3 से लेके 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं वो सब कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कोई मिस हो गई हो तो देख लेना वहां से। ठीक है, एक बार फिर से बच्चों आप सभी को 9th क्लास के आपके साइंस के एनुअल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा एंड चलिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पेपर का पैटर्न में भी मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, अगर पता है तो स्किप कर लीजिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, उनके लिए बता देता हूं। पेपर 3 घंटे का है, 80 नंबर का आएगा। पेपर में आपके 5 खंड होंगे और टोटल 39 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, यानी कि एग्जाम के अंदर टोटल आपसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। खंड खा के अंदर 21 से 26 ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 2 नंबर के। खंड गा में 27 से 33 ये आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। और खंड घा के अंदर 34 से 36 दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के। एंड 5वें खंड में आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित। सेम इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख लीजिए, सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 21 to 26। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के 27 to 33। एंड देन सेक्शन डी देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो है ना आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 34 to 36। एंड सेक्शन ई में 4 मार्क्स के 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके 37 to 39। ओके, सो ये तो हो गया बच्चों पेपर का पैटर्न। सो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने आज के इस सैंपल पेपर 3 के पार्ट नंबर 1 की वीडियो को। आर यू गाइस रेडी? इफ यस, चलिए शुरुआत करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर का है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, खंड का के अंदर आपको ना सिर्फ मैं 20 एमसीक्यू करवाऊंगा बल्कि इन एमसीक्यू के साथ साथ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का जब आंसर बताऊंगा ना आपको, तो उस आंसर की मैं व्याख्या भी करूंगा, क्योंकि इससे पता है ये पता चल जाएगा कि आखिर वो क्वेश्चन का आंसर सही कैसे है। ठीक है, और वही 2 नंबर में आ जाएगा तो इजीली आप व्याख्या से लिख भी पाओगे। तो एक तीर से 2 निशाने होने वाले हैं। ठीक है, इवन 3, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी कि इनमें से कौन सा वो है जो पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है बच्चों। ठीक है, तो वो ऑप्शन है हमारा सी वाला, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। ठीक है, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। अब कैसे बच्चों? तो देखो, किसी पदार्थ में संपीड़नशीलता जितनी अधिक होगी
उसके कणों के मध्य आकर्षण बल उतना ही कम होगा। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये गैस है, तो इसमें क्या होता है कि आकर्षण बल इसमें बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले गैस आएगी, फिर गैस, उसके बाद जल आएगा, और जल के बाद में फिर आता है शर्करा। अब शर्करा में सबसे अधिक होता है जो आकर्षण बल है, तो इसीलिए सबसे एंड में आएगा। यानी कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन रहेगी, फिर जल आएगा और फिर शर्करा। ठीक है, तो जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे ये होता जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, ऑक्सीजन जल शर्करा ये क्यों आपस में होते हैं? क्योंकि गैस में ना जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, जबकि शर्करा में ज़्यादा होता है, जल में थोड़ा कम होता है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजेस सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स? तो ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। कैसे बच्चों? बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन गैस हैज द लोएस्ट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन while sugar has the highest. That's why this sequence is right. Option C. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, किसी संगीत समारोह में वृंद वाद्य बजाने से पहले सितार वादक तार का तनाव समायोजित करता है, वह कैसे नियंत्रित कर रहा है? यानी कि कोई संगीत समारोह होने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो वृंद वाद्य बजाने से पहले वो जो सितार वादक होता है ना, उसके तार को इधर से उधर थोड़ा सा समायोजित करता है, तो वो उसे नियंत्रित कैसे करता है बच्चों? ठीक है, तो कैसे करता है बच्चों? सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यदि तार की आवृत्ति अन्य वाद्य यंत्रों से मेल नहीं खाएगी तो उत्पन्न ध्वनि बेसुरी प्रतीत होगी। इसीलिए वृंदवाद्य बजाने से पहले क्या किया जाता है? जो सितार की डोरी होती है ना, उसकी आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ में मिलाया जाता है, क्योंकि मेल नहीं खाएगा तो जो ध्वनि निकलेगी वो बेसुरी होगी, है ना, दैट्स वाई। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, बिफोर प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन अ कॉन्सर्ट अ सितार प्लेयर एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हाट इज कंट्रोलिंग? बिकॉज ऑफ दैट comparison of the frequency of the sitar string with that of other musical instruments. Because of that, if does not match the other musical instruments, the sound produced will be sound discordant. इस तरीके से, okay, discordant. अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसमें पता है आप ये समझो कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। कैसे? इसमें हमें खाद के बारे में कुछ कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। खाद जो होती है ना, खाद, इसके बारे में, तो खाद के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। देखिए पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि खाद जो है वो एक जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, यानी कि खाद में ना जैविक पदार्थ अधिक होते हैं लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। ये गलत है, ये वाला गलत है कि खाद में जैविक पदार्थ होते हैं लेकिन पोषक की मात्रा भी ज़्यादा होती है, ये गलत हो गया। अगला, खाद जो है वो रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, ये वाला हमारा सही है, दूसरा वाला सही है कि खाद जो होती है ना वो रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अगला, यह चिकनी मिट्टी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में भी सहायता करती है। हाँ, ये वाला भी सही है हमारा कि जो खाद होती है ना वो चिकनी मिट्टी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में सहायता करती है। अगला, अधिक मात्रा में खाद का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि यह जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। क्या ये खाद जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा भाई? सही है हमारा दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये वाला। अब कैसे सही है तो ध्यान से देखो, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। देखो बच्चों, खाद जो है वो एक प्राकृतिक उर्वरक है जो कि जैविक पदार्थों से बनी होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम तो होती है लेकिन यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और उसमें संरचना सुधार करने में भी मदद करती है। खाद बच्चों मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा को बढ़ाती है जिससे उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है ना बच्चों। तो ऐसे ही करके अगर पेपर में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या फिर 3 नंबर का, आपको बताना है कि खाद की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो क्या बताओगे?
खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो कि जैविक पदार्थों से बनती है। इसमें भले ही पोषक तत्व की मात्रा कम हो, लेकिन ये मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने में और उसकी संरचना सुधारने में मदद करती है। यह है मतलब खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाती है, जिसमें उसकी जल धारण क्षमता बेहतर होती है, मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं ना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना एकदम ईजीली और सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैन्योर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉन्ग है एंड फोर्थ रॉन्ग है। राइट है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम क्ले सॉइल। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी वाला ये हो जाएगा। और बच्चों, अब मैन्यूर के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से लिख देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बड़े ध्यान से पढ़ें बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए रासायनिक समीकरण में x और y प्रकृति का निर्धारण करें। x और y मिलाकर उत्पाद P बनाते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि x प्लस पी इक्वल टू पी होता है। x और y को किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। अब इसमें हमें क्या देखना है, सही कथन चूज करना है कि इसमें क्या सही है। तो P एक यौगिक है, बिल्कुल ठीक बात है। X और Y एक यौगिक है, नहीं। X और Y तत्व हैं, बिल्कुल ठीक है। P का एक निश्चित संगठन होता है, ये भी मेरे हिसाब से ठीक ही होगा। लेट मी चेक, हाँ ठीक है, 1 3 4, ठीक है। तो P क्या है, एक यौगिक है, X और Y तत्व हैं और P का एक निश्चित संगठन होता है। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझो। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता तो वो तत्व कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसको ना रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी अब नहीं तोड़ा जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। क्योंकि X और Y को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए X और Y क्या है बच्चों, तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, X और Y हमारे तत्व हैं। अब क्यों तत्व हैं बच्चों, क्योंकि इन्हें अब तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। जब तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं। चूंकि P निश्चित संगठन वाला पदार्थ है, इसीलिए ये एक यौगिक है, ठीक है। P क्या है, P एक यौगिक है और P का निश्चित संगठन भी होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर ये वाला सही है। बच्चों देखो, क्वेश्चन का आंसर सही कैसे है वो भी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे के दिमाग में एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को लेकर डाउट ना रहे, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। एक्स एंड वाई कंबाइन फ्रॉम अ प्रोडक्ट पी इन विच बोथ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एक्स प्लस पी इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे जो एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन down into smaller parts by any simpler chemical reaction. So P is a compound that arised, X and Y are elements, that is also right. P has definite composition, it is also right. So that's why the option number C नहीं D is the correct, ठीक है। Well, अब ये कैसे करेक्ट है बच्चों, तो इसके एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दी है, ओके। और इसी के साथ ही साथ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों। देखो अभी आपको पता है ना कि आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो अगर अब आप चाहते हो कि आप अपने आने वाले इंग्लिश के एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी करो, ठीक है, तो आप सभी के इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने इंग्लिश के ना 10 सैंपल पेपर और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन की एक बुक बनाई है बच्चों, ठीक है। क्या बनाया हमने, बुक बनाई है। तो आप सभी बच्चे चाहें तो इस बुक का जो पीडीएफ है, मेक श्योर बच्चों ये पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। प्राइसिंग बहुत ही रिजनेबल है, एक सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश के लिए 149, बाकी किसी और को भी सब्जेक्ट और भी चाहिए तो ये देख सकते हैं, ये आपका प्राइसिंग है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, कैसे बाय करोगे, नंबर दिया जा रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको अपना नाम, सब्जेक्ट बताना है और मीडियम बताना है क्या है, ठीक है, और ईजिली आप बाय कर सकते हो, ओके। ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं ना कि इंग्लिश में वो अच्छे नंबर लेके आए, हम तो आपको सैंपल कराएंगे ही, लेकिन आप घर पे बैठ के अपनी तरफ से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर से बाय कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और जिसने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी जल्दी से इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लो, क्योंकि हम आपको 10th भी पढ़ाएंगे अपने चैनल पे। जब आप नए सेशन में आओगे ना 25 और 26 में, उसमें हम आपको 10th भी पढ़ाएंगे अपने चैनल पे, चिंता मत करो, बस आप हमसे जुड़े रहिए, जाइएगा कहीं मत, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या पूछा गया बच्चों, इसमें कहा गया है कि परमाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य का चयन कीजिए। तो परमाणु के बारे में हमें गलत कथन इसको चयन करना है। तो देखो बच्चों, परमाणु वे मूल इकाइयां हैं जो अणुओं और आयनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं बच्चों, ये एक सेकेंड थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु की विशेषताएं लिखिए। तो कैसे लिखोगे आप, याद कर लो, परमाणु वे मूल इकाइयां हैं जो अणुओं और आयनों का निर्माण करती हैं और सभी परमाणु हमेशा उदासीन होते हैं। इसी के साथ ही साथ परमाणु आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो ये है परमाणु की विशेषताएं। अब जो रॉन्ग है वो है ए वाला, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ दैट, सामान्य रूप से परमाणु अकेले स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। जो निष्क्रिय गैसें होती है ना, इनके परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं रह सकते, दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो परमाणु के बारे में आप कुछ बातें पूछी जाएं सही सही तो आप ये लिख दोगे ना अच्छे तरीके से, है ना। बस 2 नंबर आपके इतने में पक्के हैं। अब इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एटॉम केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट है बच्चों, एटॉम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज रॉन्ग, ओके। एंड बाकी इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपसे एटॉम के बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो ये तीनों लिख देनी है, ओके। फिर से बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें एक गलत कथन को पढ़कर निकालना है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम में बनने में मदद करते हैं। सही बात है, जो गोल्जी उपकरण है ना, ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में डीएनए होता है जिसमें वे अपने प्रोटीन बना सकते हैं, तो ये बात भी सही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। बट कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि देखो प्रद्रव्य शब्द जो यहाँ पे उपयोग किया गया है ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य केवल झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव को दर्शाता है जिसमें कोशिकांग मौजूद होते हैं। दैट्स वाई ये आंसर हमारा रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपके 3 एक्स्ट्रा एमसीक्यू की तैयारी हुई। क्या क्या, सबसे पहली बात, जो क्या नाम है लाइसोसोम है, ये बनाने में कौन मदद करता है बच्चों, गोल्जी उपकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिडेट्स में डीएनए होता, ऐसा क्या होता है जिसके माध्यम से ये कुछ अपने शरीर में अपना जो है वो खुद बना लेते हैं। तो इनमें डीएनए होता है जिससे अपना प्रोटीन बना लेते हैं। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी उत्पन्न करता है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आपके यहाँ पे 3 एमसीक्यू और एक्स्ट्रा कंप्लीट हुए। इंग्लिश में देखेंगे बच्चों तो ये रहा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड द चूज द इनकरेक्ट वन। तो इसमें से इनकरेक्ट जो है वो हमारी डी वाली। अब कैसे इनकरेक्ट है बच्चों, देख लेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का भाग नहीं है। तो एक बार फिर से बच्चों 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु द्रव्यमान हैं और जो गुण हैं वो हमेशा समान होते हैं। यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और गुण ये भी अलग अलग होते हैं।
लेकिन ये कहना कि परमाणुओं का निर्माण या विनाश किया जा सकता है, ये गलत है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ए जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट इज atoms can be created or destroyed. It is wrong about the Dalton's atomic energy theory. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। शरीर में विद्युत आवेगों को संचारित करने वाला ऊतक कौन सा है? यानी कि विच टिश्यू ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द बॉडी। तो वो कौन सा टिश्यू है, वो कौन सा ऊतक है बच्चों? उसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर डी, नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होती है उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, एक बार फिर से जो डाल्टन है इसके सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने किन नियमों को सफलतापूर्वक समझाया है? ठीक है, उन्होंने 3 नियम बताए हैं। अब वो कौन कौन से बच्चों, ये हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, किसका किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तो सही है। स्थिर अनुपात का नियम, ये भी सही है। ठीक है, और रेडियो धर्मिता का नियम, नहीं ये नहीं बताया इन्होंने। गुणित अनुपात का नियम, हाँ ये भी सही है, यानी कि 1 2 4 ये वाले सही हैं, है ना। ये रहा देखो 1 2 4 सही है। कैसे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम स्पष्ट था, इसीलिए इसने रेडियो धर्मिता से जुड़ी कोई भी व्याख्या नहीं दी थी। हालांकि इन्होंने कोई व्याख्या नहीं दी थी रेडियो धर्मिता से जुड़ी हुई। ठीक है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? विच लॉज वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेडियो एक सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे आपका जो है ना ये ए वाला मतलब 1 2 4 ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। ऊतकों की मरम्मत और अंगों में रिक्त स्थान भरने वाली संरचना कौन सी है? यानी कि एक तो ऊतकों की मरम्मत करती है, ऊपर से अंगों में रिक्त स्थान को भरने वाली ये संरचना कहलाती है। तो वो क्या होती है बच्चों? वो होती है गर्तिका, यानी कि एरियोलर। अब ये क्या होती है बच्चों? एरियोलर। ध्यान से देखिए, गर्तिका एरियोलर ऊतक एक ढीला और संयोजी ऊतक होता है जो कि अंगों के बीच रिक्त स्थान भरने और ऊतकों की जो मरम्मत है इसको करने में मदद करता है। यह आसपास के ऊतकों को सहारा भी प्रदान करता है और कोशिकाओं को पोषण भी देता है। तो बच्चों एक 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि गर्तिका के कार्य लिखिए या फिर जो एरियोलर है इसके कार्य लिखिए। तो क्या कार्य होते हैं बच्चों इसके? याद रखिएगा, ये एक संयोजी क्या नाम है ऊतक है जो कि अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरने में मदद करता है, ऊतकों की मदद करता है, आसपास के ऊतकों को सहारा देता है और कोशिकाओं को पोषण भी देता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका इंग्लिश मीडियम में। विच स्ट्रक्चर रिपेयर्स टिश्यू एंड फिल्स द स्पेस इन ऑर्गन्स, दैट इज एरियोलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप कैसे है तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 11, इसमें पूछा गया है वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाते हैं? यानी कि वेग समय जो ग्राफ होता है ना, वेग और समय इस तरीके से, वेग एंड समय, इसकी जो ग्राफ की प्रवणता है वो क्या दर्शाती है बच्चों? वो दर्शाती है इसके त्वरण को। क्या दर्शाती है? त्वरण को। अब कैसे दर्शाती है? तो देखो वेग समय की प्रवणता यानी कि स्लोप पिंड के त्वरण को दर्शाती है। यदि ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो गति में वृद्धि त्वरण दिखता है, यदि नीचे की ओर आ रहा है तो मंदन यानी कि निगेटिव एक्सेलेरेशन को दर्शाएगा। यानी कि ग्राफ जो है अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? ये वृद्धि दिखा रहा है, और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा? निगेटिव जो एक्सेलेरेशन है ये दिखाएगा, है ना। तो इस तरीके से सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? तो ये प्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। बिकॉज ऑफ दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। If the graph is going upwards, it show increase in speed, and if is going downwards, it shows deceleration, है ना, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर, ठीक है, घर्षण बल नहीं लग रहा है, ऐसी सतह पर 2 किलो की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की 4 मिनट
पर सेकंड स्थिर गति से चल रही है। ध्यान से सुन लो, एक बिना घर्षण सहित एक क्षैतिज सतह पर किसी जगह पे 2 किलो की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्थिर गति से चल रही है। ये मीटर और सेकंड है, ठीक है। क्या है बच्चों? मीटर और सेकंड। कई बच्चों को ना डाउट हो जाता है कि एम और एस का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये एस हमारा टाइम है और ये हमारा मीटर है, ठीक है, मीटर और सेकंड। तो दोबारा क्वेश्चन को समझो बच्चों, देखो ध्यान से समझिएगा। घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर 2 किलो की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्थिर गति से चल रही है। इसे इसी गति बनाए रखने के लिए कितना आवश्यक बल होगा? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्या बताया गया है? घर्षण रहित क्षैतिज सतह है। तो बच्चों अगर कोई वस्तु घर्षण रहित जो सतह इस पर स्थिर वेग से चल रही है तो उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा होगा। जड़त्व के नियम के अनुसार जब तक कोई बल नहीं लगाया गया तब तक वस्तु अपनी गति बनाए रखेगी, इसीलिए आवश्यक बल 0 होगा। कितना बल लगेगा? 0। ओके, क्यों लगेगा बच्चों? जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग। सेम इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे है अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट द सेम स्पीड? तो वो होगा 0। अब 0 क्यों चाहिए बच्चों? अकॉर्डिंग टू दी जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसकी वजह से, अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्पीड, हेंस द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 0। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक लड़की है जो कि 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के बॉक्स पर 3 अलग अलग तरीकों से खड़ी होती है। बॉक्स के द्वारा लगाया गया दाब अधिकतम कब होगा? ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक लड़की है जो कि 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बॉक्स पर 3 अलग अलग तरीकों से खड़ी है। बॉक्स एक ही है लेकिन 3 अलग अलग तरीकों से खड़ी है। तो बॉक्स के द्वारा लगाया गया दाब कितना मतलब दाब अधिकतम कब होगा? तो बच्चों जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई वाला हो, ठीक है, जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई वाला हो। अब कैसे? ध्यान से देखिएगा, दाब यानी कि प्रेशर बल बटे में क्षेत्रफल होता है। सबसे कम सतह क्षेत्रफल वाली स्थिति में दाब सबसे अधिक होगा। यहां पर बॉक्स की चौड़ाई और ऊंचाई वाली सतह पर रखा जाएगा, तब सतह क्षेत्र सबसे छोटा होगा और दाब सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, तो हमें बॉक्स को कैसे रखना है? चौड़ाई और ऊंचाई वाली सतह पर रखना है इस तरीके से, जिससे कि जो नीचे का पार्ट है वो छोटा हो जाए और यहाँ पे दाब प्रेशर तब ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन बी इस तरीके से। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में द गर्ल स्टैंड्स ऑन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन 3 डिफरेंट वेज। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन? तो कब होगा? व्हेन द बेस इज ऑफ विड्थ एंड हाइट। तो ऑप्शन बी। कैसे होगा बच्चों? तो ये भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलो अराउंड हमारे कितने टाइम हो गए हैं? 28 मिनट। जल्दी जल्दी इसको पूरा करते हैं। अब देखो बच्चों, 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस, 66 सेल्सियस, इसको केल्विन मापने में परिवर्तित करने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा? तो बच्चों देखो, केल्विन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 273 इन सभी में प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो 273 प्लस में 25 कितना हो गया? ये 892। तो 298 पहले आ जाएगा, ये रहा और ये रहा। फिर है बच्चों 38। तो अब हम इसमें 273 में 38 और जोड़ देंगे। ठीक है, 38 कितना? 38 11 और 7 3 10 11 और ये 311। तो ये रहा 311। अब मिल गया। अब 66 सेल्सियस में 273 और जोड़ दीजिए, 339 हो गया। तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर व्हेन 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस एंड 66 सेल्सियस आर कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल? तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ध्यान से देखो। त्वरित गति से सीधे पथ पर गतिमान किसी वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से समझो बच्चों, त्वरित गति से सीधे पथ पर
गतिमान किसी वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो बच्चों, इसकी गति बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, गति बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, ठीक है। ये हमेशा पृथ्वी से दूर होती रहेगी, ठीक है। इस पर हमेशा एक बल कार्य करता रहेगा, गलत है। जैसे गति बढ़ेगी वेग बढ़ेगा, पृथ्वी से दूर जाएगी, इसका बल भी चेंज होता रहेगा। दैट्स वाई जो डी वाला है ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पैथ एट एन accelerated speed, so there is always a force acting on it, that is wrong. Okay, अब बच्चों हमारा क्वेश्चन 16 है, इसमें हमसे क्या कहा गया है, जो कार्य की गणना की जाती है इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ठीक है। कार्य की गणना का सूत्र होता है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस्टेंट, ठीक है। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बच्चों, अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20, ये रहेंगे हमारे, ऐसे समझ लीजिए आप, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, लेकिन असर्शन एंड रीजन। कौन से? असर्शन एंड रीजन। ओके, असर्शन एंड रीजन वाले। चलो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन में, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, अभिकथन हमसे कहता है मवेशियों में क्रॉस ब्रीडिंग से दूध उत्पादन में सुधार आता है। बिल्कुल सही बात है। क्रॉस ब्रीडिंग इन कैटल कैन इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन। रीजन, क्रॉस ब्रीडिंग से नए जीन मिलते हैं जो मवेशियों में वांछनीय गुणों को बढ़ा सकते हैं। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस न्यू जेन्स दैट कैन इनहेंस डिजायरेबल ट्रेड्स इन कैटल। दैट्स वाई यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, ये दोनों हमारे सही हैं और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिल रही है क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। तो बच्चों हम कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में देख लेंगे आप। चलिए अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, अभिकथन ए कहता है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। बिल्कुल सही बात है। कारण, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी प्रक्रिया में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी इन एनी प्रोसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमें मिल जाती है। तो एक बार फिर से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी कौन सा हो जाएगा? देखो 17 के लिए भी हमारा यही था, 18 के लिए भी हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि सही भी और व्याख्या भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अब इस देखते हैं बच्चों इसका अभिकथन क्या कहता है। अभिकथन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी, इसका मान ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। सही बात है। गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक होता है जी, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल समान होता है। कारण, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी इकाई दूरी से अलग इकाई द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत निर्धारित करता है। तो ये स्थिरांक क्या करता है बच्चों, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट determines the strength of the gravitational force between two objects of unit mass separated by unit distance। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे बच्चों। ओके, तो फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये दोनों सही ही हैं हमारे, और व्याख्या भी मिल रही है। तो एक बार फिर से बच्चों, हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? फिर से वही है, ए वाला, ठीक है। ओके, चलिए असंशय रीजन का एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम अपने अगले खंड को देखेंगे। तो अभिकथन ए कहता है एक समान वेग से गतिमान पिंड के लिए किसी भी समय अंतराल पर औसत वेग तात्कालिक वेग के बराबर होगा। सही बात है बच्चों। कैसे? एक समान वेग से गतिमान पिंड के लिए किसी भी समय अंतराल पर औसत वेग तात्कालिक वेग से बराबर होगा। कारण, एक समान वेग में गति की दिशा और तीव्रता बिल्कुल स्थिर रहती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर से एक्सप्लेनेशन मिल गई है। तो क्या बोलेंगे?
For a body moving with uniform velocity, the average velocity over any time interval is equal to instantaneous velocity. Reason: in uniform velocity, the direction and intensity of motion remain constant. तो एक बार फिर से बच्चों, हमारे जितने भी क्वेश्चन अभी असोसिएशन रीजन वाले हमने पढ़े, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 17 हो, 18 हो, 19 हो या फिर 20 हो, हर एक के लिए हमारा यही क्वेश्चन यही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब सही हैं और सब के सब एकदम व्याख्या भी सही कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया बच्चों जितने भी क्वेश्चंस थे। तो अब एक बार बच्चों हम अपने अगले खंड को शुरू करने से पहले आपसे कहते हैं, आप एक बार मुझे ये बताओ कि जो एमसीक्यू अभी अभी आपको मैंने करवाए हैं, क्या आपकी इससे तैयारी अच्छी हुई है? आपकी इससे प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई कि नहीं? और बच्चों जिसने भी ना पेपर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, 1 और 2 की वीडियो, उसको जरूर देखना, क्योंकि 1 और 2 की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, खंड का था हमारा राइबोसोम के कौन कौन से कार्य हैं नहीं, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मैंने करवा रखे थे। कोई छोटे मोटे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये वाले। ठीक है, जिसे नहीं देखी हो जाके जरूर से देखना बच्चों उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए ना पता है क्या करूँ, बाकी के अभी जो हमारे खंड बचे हुए हैं ना, इसके लिए 2 वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, जो हमारा खंड खा है और गा है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और खंड घा के लिए और 5वें खंड के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। इससे क्या होगा कि आप ना कम टाइम में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, हम ना इसी वीडियो में जो दूसरा वाला खंड है इसको डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, ओके। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर खा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, वो यहाँ से शुरुआत हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। कैसे? 2-2 नंबर के। तो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे प्रवेश करते हैं और बाहर कैसे निकलते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। यानी कि जो CO2 होता है और जो पानी है, ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हुए बताना है कि ये कोशिका में कैसे जाते हैं और उससे बाहर कैसे निकलते हैं। तो आओ ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले CO2 की सांद्रता जब कोशिका के अंदर अधिक हो जाती है तो यह प्राशर की प्रक्रिया से बाहर चली जाती है। ठीक है, यानी कि जब CO2 की सांद्रता ना कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो प्राशर की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर खिंचाती है। वहीं जब कोशिका के बाहर, ठीक है, कोशिका के बाहर जो CO2 की मात्रा है वो अधिक हो जाती है तो और अंदर कम होती है तो यह कोशिका में प्रवेश कर जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोशिका के बाहर में CO2 की मात्रा अधिक होगी और अंदर कम होगी तो वो कोशिका में प्रवेश करेगी। अब अंदर ज़्यादा हो गई तो उसे बाहर फेंक देगी, इस तरीके से। इसके अलावा जल का अणु परिसरण के कारण कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर चला जाता है। ठीक है, तो जल का जो अणु है ये परिसरण के कारण ऐसा करता है बच्चों। ठीक है, तो ये उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते हैं और फिर से बाहर निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि डिस्कस हाउ सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर एंटर एंड लीव द सेल्स। तो कैसे करते हैं बच्चों, दोनों पॉइंट है, एक तो CO2 के बारे में है एंड सेकंड आपका वाटर के बारे में है। बच्चों देखो यहाँ पे आप पढ़ लेना इनको, मैं हिंदी में समझाते चल रहा हूँ, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाता चलूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ऊतक क्या होता है और सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक क्या होता है बच्चों, ऊतक वे कोशिकाओं का समूह होते हैं जो एक जैसी बनावट के होते हैं और मिलकर एक खास कार्य को पूरा करते हैं। तो ऊतक क्या है बच्चों, ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होते हैं जो एक जैसी बनावट के होते हैं और मिलकर एक किसी खास कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, अब सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। बच्चों जब आपको मैं इसी पेपर में ना 5 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा तो इन सभी के आपको कम से कम 5 से लेके 7 हर एक के, पहले के, दूसरे के, तीसरे के 5 7 आपको कार्य भी बता दूंगा कि ये कार्य करते क्या हैं, जितने भी हमारे सरल ऊतक हैं। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, व्हाट इज टिश्यू।
तो टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर देयर? सिंपल टिश्यूज आर देयर टाइप्स 1, ये आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. दैट इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन हमारे. नेफ्थलीन को खुले में रखने पर यह समय के साथ बिना कोई ठोस अवशेष छोड़े गायब क्यों हो जाती है? नेफ्थलीन जो है उसे आप खुले में ना ऐसे ही छोड़ दो, समय के साथ ये बिना ठोस अवशेष छोड़े पुर से गायब हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ होता है जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है. द्रव में नहीं, ठोस से सीधा गैस में बदलेगा नेफ्थलीन. इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं. तो बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बच्चों? तो नेफ्थलीन जैसे किसी भी वाष्पशील ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है. यही कारण है कि समय के साथ यह बिना ठोस अवशेष छोड़े वाष्प में बदलकर हवा में विलीन हो जाता है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बच्चों कि हमें इत्र की गंध दूर से क्यों आ जाती है? जैसे कोई सेंट लगाता है, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो स्कूल वगैरह में, या आपके टीचर्स वगैरह सेंट लगा के आते हैं, तो आपको पता चल जाता है दूर से, अच्छा आज ये एप्पल का सेंट लगाया, अच्छा आज इसका सेंट लगाया, अच्छा इसका. तो ऐसा क्या होता है कि वो दूर से आपको सेंट आ जाती है? तो देखो, इत्र जो है ना वो एक वाष्पशील पदार्थ है जो तेजी से वाष्प में बदलकर हवा में घुल जाता है. इसके कण वायु में तेजी से फैलते हैं और विसरण के कारण यह गंध हमारे तक आसानी से पहुंच जाती है. ठीक है, तो समझ गए ना, इत्र क्या है? ये एक वाष्पशील पदार्थ है जो कि तेजी से वाष्प में बदलकर हवा में घुल जाता है, और हवा में भाई इसके कण जो होते हैं ना वो तेजी से फैलते हैं, और विसरण की वजह से ये गंध हम तक बहुत ही इजीली पहुंच जाती है ना. तो ये हो गए आपके इसके आंसर. अथवा वाला देखो बच्चों कि गोदामों में अनाज की हानि किन कारणों से होती है बच्चों? तो जो गोदाम होते हैं इनमें अनाज की हानि किन कारणों से होती है? ध्यान से देखो, अनाज की हानि होने का सबसे पहला कारण नमी और तापमान के कारण अनाज का खराब हो जाना. अनाज को रखने के लिए जो नमी चाहिए, जो तापमान चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, असामान्य तापमान असामान्य नमी की वजह से वो खराब हो जाएगा. अंकुरण क्षमता घट जाना. ठीक है, कीट कंटक और कवक अनाज को नष्ट कर सकते हैं. जो कीट होते हैं ना और जो कवक वगैरह होते हैं छोटे छोटे से, वो उसको नष्ट कर सकते हैं. इसके अलावा वजन कम होगी तो इसका गुणवत्ता में भी खराब हो जाएगा, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो भी गिर जाएगा. तो गोदामों में अनाज कम होने के कई कारण हैं. एक तो वजन का कम हो जाना, और गुणवत्ता का कम हो जाना, बाजार मूल्य का घट जाना, ये सभी. अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे. व्हाई डज नेफ्थलीन डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड क्या नाम है रेसिड्यू व्हेन कीप्ड इन ओपन? तो किस लिए होता है बच्चों? आप पढ़ सकते हैं इसको. नेफ्थलीन इज क्या नाम है volatile solid substance which changes from solid to gas directly. This is called sublimation. This is the reason that with the time it turns into vapor and dissolves in the air without leaving any solid residue. Why can we smell perfume from a distance? क्यों करते हैं बच्चों? तो परफ्यूम इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस विच क्विकली टर्न्स इनटू वेपर एंड dissolves in the air. Its particles spread rapidly in the air and due to diffusion this smell reaches. What are the reason for the loss of grains in warehouses? ठीक है, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो गोडाउंस में या फिर वेयर हाउस में क्यों वो जो है एक तरीके से हानि होती है उनको, तो वो भी आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं. सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ड्यू टू मॉइस्चर एंड टेम्परेचर द ग्रेन में गेट स्पॉइल्ड, है ना. और भी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली. चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. बहुत ही ईजी प्रश्न है बच्चों, इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा. किसी वस्तु पर 7n बल लगाया गया. कितना? 7n का बल लगाया किसी वस्तु पर. मान लीजिए कि यह बल उसी दिशा में कार्य कर रहा है जिसमें वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है. यदि विस्थापन के दौरान बल लगातार लागू रहता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यानी कि ध्यान से समझ लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया है तो देखो, एक वस्तु है जिस पर 7n बल लगाया गया. अब ये मान लो आप कि ये जो बल है ना उसी दिशा में काम कर रहा है जिसमें एक वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है. यदि विस्थापन के दौरान बल लगातार लागू रहता है तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यानी कि हमें जूल निकालना है.
तो देखो बल कितना है बच्चों 7n और विस्थापन कितना है 8 मीटर। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो कार्य निकालने के लिए बल कितना है 7n इंटू 8m, तो कितना जाएगा 56 Nm कह लीजिए या फिर 56 जूल कह लीजिए। इस प्रकार इस स्थिति में किया गया कुल कार्य कितना होगा 56 जूल होगा। कितना 56 जूल होगा। और ऐसे ही करके मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था जूल वाला, अभी आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड रुको, पिछली वीडियो में आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, शायद लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा, अभी आपको दिखा देता हूं। ये रहा बच्चों देखो, ठीक है। अगर किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा खर्च हुई है तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, ठीक है। अब कितनी होगी बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इजीली लिखा हुआ है और मैंने आपको पेपर 1 के अंदर सारी चीजें समझाई हुई हैं, ठीक है। चलो सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। गिवन हमें ये है और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 56 जूल से यहाँ पे निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु का औसत वेग उसकी औसत चाल के बराबर कब होगा, ठीक है। किसी वस्तु का वेग उसकी मतलब किसी वस्तु का औसत वेग जो है ना उसकी औसत चाल के बराबर कब होगा, ये तब होगा जब कोई वस्तु पूरी तरह से एक ही दिशा में सीधी रेखा में गति करेगी, एकदम एक ही दिशा में सीधी रेखा में गति करेगी, उस समय वस्तु का औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। ओडोमीटर गाड़ी में क्या मापता है, तो ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। किसे मापता है बच्चों, तय की गई कुल दूरी को। अथवा यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो क्या उसमें कोई आवेश होगा, यानी कि कोई एक परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा प्रोटॉन है, तो क्या इसमें कोई आवेश होने की संभावना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, यदि किसी परमाणु में ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश यानी कि प्रोटॉन बराबर मात्रा में होते हैं तो वह परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ यानी कि उदासीन होता है, इसलिए ऐसे परमाणु का कोई आवेश नहीं होगा। किसी परमाणु में जब बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन होते हैं तो वो उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में when will the average velocity of an object be equal to its average speed, तो कब होगी when an object is moving in a straight line in the same direction throughout the journey. What does the odometer measures in a vehicle? Odometer measures the total distance traveled by the vehicle. And अगला, if an atom has an one electron and one proton, will it have any charge? तो लिखेंगे if an atom has equal amounts of negative charge electron and positive charge proton, then that atom is electrically neutral, therefore such an atom will not have any charge बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्वनि की प्रबलता किसी ध्वनि स्रोत की संवेदनशीलता को दर्शाने वाला एक मानक होता है और यह ध्वनि की तीव्रता से संबंधित होता है लेकिन भिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है बच्चों, किसी ध्वनि स्रोत की संवेदनशीलता को दर्शाने वाला एक मानक होता है ध्वनि की प्रबलता, और यह प्रबलता संबंधित होती है भिन्न भिन्न कारकों से। कौन कौन से, एक तो ध्वनि की तीव्रता से और एक कानों की संवेदनशीलता से। कैसे, ध्वनि की तीव्रता लिखेंगे, ध्वनि तरंगों की ऊर्जा की मात्रा है। ध्वनि क्या है बच्चों, जो तरंगें होती हैं उनकी ऊर्जा की मात्रा है जो उसके वर्ग के अनुपात में होती है। कानों की संवेदनशीलता, प्रत्येक व्यक्ति की सुनने की क्षमता भिन्न होती है जिससे ध्वनि की प्रबलता अलग अलग अनुभव होती है। किसी की देखो, एक नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ना 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, कितनी तक जाती है 20,000 हर्ट्ज तक ये जाती है ना, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। तो किसी की अलग होती है, किसी की अलग होती है। तो दाब प्रवणता भी, दाब नहीं, ध्वनि की जो प्रवणता है वो भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगी, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेंगे, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो साउंड इंटेंसिटी एंड ईयर जो सेंसिटिविटी होती है इस पर डिपेंड करता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में सहयोग करके जल बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी? यानी कि जब अभी देखो, जब हमारे पास हाइड्रोजन का अनुपात 1 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 है, तब ये जल का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन गैस के साथ में पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी? तो बच्चों इसको ध्यान से समझो। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल निकालने के लिए 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में संयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन पूरी तरह से अभिक्रिया करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अब गणना करो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन 8 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होगा 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन। निष्कर्ष, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ठीक है, आ गया समझ? चलो इंग्लिश वर्ड में देख लेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. How much mass oxygen gas will be required to completely combine with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो इस तरीके से देख लेंगे, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, ताकि आपकी उसकी भी तैयारी हो जाए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए, कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन का निर्माण होता है जो अंतः द्रव्यीय जालिका होती है। इसमें एक होती है खुरदरी जहाँ पे प्रोटीन बनता है, एक चिकनी जहाँ पे की जो लिपिड होता है यानी कि वसा, इसका निर्माण होता है जो कि कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा ये इंग्लिश में देख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया बच्चों पिछली वीडियो में, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जैसे कि हमारे ये है कि तापमान को ना सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना था, तो हमारा तापमान, जो तापमान होते हैं ना, इसको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे कि 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन के लिए हम 273 से सीधा माइनस कर देंगे इसको, तो कितना तापमान आ जाएगा? 27 सेल्सियस। कितने के लिए? 300 के लिए। 573 के लिए कितना आ जाएगा? सेम उसी को माइनस कर देंगे, 300 सेल्सियस आ जाएगा। इस तरीके से, है ना। अब बच्चों, हृदय पेशी के मुख्य लक्षण हमें बताने थे, तो मैंने आपको बताए थे। इस तरीके से देख सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इजीली आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता वगैरह के लिए देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, अब जैसे गतिज ऊर्जा का जो गणितीय व्यंजक है ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको समझाई हुई हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। और भी आपको मैंने कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जैसे कि अभी आप ये देखिए कि आपको किन्हीं 3 के सूत्रक लिखने हैं इनमें से। ठीक है, अब ये सूत्र आप देख लीजिए कि किस किस का क्या क्या सूत्र होता है। Na2O, AlCl3, Na2S, MgOH2, OH2, इस तरीके से, स्क्वायर नहीं है, 2 है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ना। समांगी मिश्रण क्या होता है तो उसके बारे में देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है तो ये भी देख सकते हैं। सब आपको समझा रखे बच्चों। ठीक है, सो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज का हमारा पेपर 3 का जो पार्ट 1 का वीडियो है वो तो हो गया सर जी यहाँ पे पूरा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अब आपको ये सारी की सारी चीजें जहां तक मुझे लगती है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी के जो बच गए बच्चों अभी आपके कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारा अभी खंड गा रह गया है 3 नंबर के क्वेश्चन वाला, खंड घा रह गया है 5 नंबर के क्वेश्चन वाला, और 5वां खंड 4 नंबर के क्वेश्चन वाला केस आधारित। ये सब आपको मैं समझाऊंगा पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, और पार्ट 2 की वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आई बटन में मिलेगा, और बहुत ही जल्दी पार्ट 2 भी आपका आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों एक बार फिर से वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी करना चाहते हो तो आप सभी बच्चे इंग्लिश के लिए हमारे द्वारा बनाई गई जो बुक है आप उसका PDF बाय कर सकते हो। क्या बाय कर सकते हो? PDF बाय कर सकते हो। टाइम बहुत कम, दैट्स वाई। अगर आप तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और इजीली आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा एक सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, ओनली जस्ट 149, 50% ऑफ के साथ। ओके बच्चों, सो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा
लाइक जरूर करना बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी JSK और ये मेरा नाम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। बाकी शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं बच्चों आपसे इस पेपर 3 के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रखिए, खुश रखिए सभी को। और साथ ही साथ 11th नहीं सर जी 9th है, अभी मैं 11th की वीडियो बना रहा था ना, दैट्स वाई। तो 9th क्लास के साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।